का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये अधिकार प्रजातंत्र में ही मिलते हैं। अगर लोकतंत्र ना हो, जनता द्वारा चुना हुआ राज्य ना हो, तो ये अधिकार नहीं मिलते। ये हमारा जो सॉवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो बनया है, उसी ने ये अधिकार दिए। लेकिन शासक इन अधिकारों को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे जैसे अभी जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का आर्थिक संकट बढ़ रहा है, जैसे देवेंद्र जी ने चर्चा की, दुनिया में जो आर्थिक मंदी जो पैदा हो रही है, माल बिक नहीं रहा अपना जो का कानून बना दिया, ये उसी की लड़ाई है। जीडीपी बढ़ नहीं रहा, रोजगार बढ़ नहीं रहा, तो जो ये आर्थिक संकट आता है, तो आर्थिक संकट में जो बड़े लोग होते हैं, जो समाज को चलाते हैं एक तरह से, चाहे वो कारखानेदार हैं, चाहे वो वित्तीय पूंजी के मालिक हैं। वित्तीय पूंजी का मतलब है विदेश की पूंजी यहाँ लग जाए, यहाँ की विदेश में लग जाए, वो आर्थिक संकट का बोझ आम जनता पर डालना चाहते हैं। भाई उनका मुनाफा सुरक्षित रहे, पूंजी का मुनाफा कम ना हो, बेशक लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ जाए, रोजी रोटी छिन जाए, पर उनका मुनाफा नहीं छीनना चाहिए। तो ये आर्थिक संकट से ही फिर सामाजिक संकट बढ़ते हैं, सामाजिक संकट के साथ फिर राजनीतिक संकट बढ़ते हैं, और उसी का परिणाम है कि शासक वर्ग, क्योंकि हमने एक बात सुनी थी, शिव वर्मा जी थे अपने जो हरियाणा सांस्कृतिक मंच का सम्मेलन हो रहा था, ये बात है 1988 की कुरुक्षेत्र में। तो शिव वर्मा जी ने एक बात कही थी कि ये पूंजीवादी जनतंत्र में जो जनवादी अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, ये तब तक सुरक्षित हैं जब तक पूंजी के मुनाफे को कोई खरोच ना लगे। जब उसको मुनाफा कम होता दिखता है, मुनाफे पर खरोच लगती है, लोग रोजी रोटी के लिए आंदोलन करते हैं या जायज बातों के लिए, अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, तो ये कुचलने में भी देर नहीं लगाते। तो आज वही हो रहा है, शासक वर्ग को आलोचना से डर लगता है, शासक वर्ग से सवाल ना करो, वो जैसे बोलता है वैसे यस और हाँ मिलाते जाओ, वही है। और वो जो कोई जन विरोधी कानून लाता है, तो लोग उसका विरोध ना करें, धरने प्रदर्शन ना करें और प्रोटेस्ट ना करें। उसी का रिजल्ट है कि आप ये देखोगे कि जगह जगह ऐसे ऐसे मानव अधिकार कार्यकर्ता जो आवाज उठाते हैं जनता की, उनको यूएपीए कानून लगा करके अंदर कर दिया जाता है, उनकी जमानतें भी नहीं होती है। अब सीए एनआरसी का जो आंदोलन चला था, गैर संवैधानिक सरकार की, जो कि संविधान इजाजत नहीं देता, धर्म के आधार पर नागरिकता की हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। जब ये बता दिया भाई सब नागरिक हैं जो यहाँ रहते हैं, और वो कानून के अनुसार इतने साल तक वो कंडीशन पूरी करता है, वो भी नागरिक बन जाता है। उसमें ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई। तो उस कानून के विरोध में जिन जिन लोगों ने ये कहा कि ये गैर संवैधानिक कार्य है सरकार का और ये कानून सम्मत नहीं है, वो डॉक्टर कपिल खान को देखो बगैर किसी मतलब उकसावेपूर्ण भाषण के आम बात रखते हुए उसको अंदर कर दिया। इसी तरह भीमा कोरेगांव में देखो, वहां एक लोग समारोह मना रहे हैं, उस समारोह में हिंसा पैदा करवाई जाती है, और फिर उन्हीं पर आरोप लगा के जो आयोजन कर रहे हैं या उसके साथ हमदर्दी रख रहे हैं, आयोजन के साथ वहां शामिल भी नहीं है, उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करके कहां से अमेरिका से कंप्यूटर में डाला है कि ये जो ने ये यहाँ सत्ता बदलना चाहते हैं, मोदी को खतरा है इनसे, प्रधानमंत्री को। और वो कितने साल हो गए, ये 2018 की बात है, मेरे ख्याल जनवरी 2018, 3 साल 4 साल से ज्यादा हो गए जेलों में पड़े। और हमारे तो वो जो पादरी थे झारखंड के, हाँ वो तो अंदर ही मर गए थे। अभी बरबर राव है, मतलब पूरा हो गया, मतलब और वो मतलब एनआईए जो ने उनकी जमानत का भी विरोध कर रही है, तेल टुकड़े की जमानत का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि दी, वो कोई घर में ही कैद रहेंगे। तो ये मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। जिन
जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, उनको सांप्रदायिक दंगों में लपेट दिया। जेएनयू में किस तरह से आप देखोगे, वो तो फोटो आ रही थी कि किस तरह से ढांचे लगा के और अंदर जो हिस्सा पैदा करने के लिए जाते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। जो मंत्री है, एमएलए, एमपी, वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं। और जो लोगों की आवाज उठाते हैं, उनको बगैर कारण के जेलों में ठूस दिया जाता है, उनकी जमानतें नहीं होती। ये चीजें ठीक नहीं है। अभी भी सरकार ने चलो गैंगस्टर के विरोध में कार्रवाई कीजिए तो जरूरी है। गैंगस्टर का कार्रवाई गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, लोगों को तंग करती है, परेशान करती है, भयभीत करती है, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करो। लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि किसी का मकान गिराने का अधिकार नहीं है बुलडोजर से, चाहे वो कितना ही अपराध कर दे। अपराधी को कानून के अनुसार सजा मिले, लेकिन उसके मकान को एक तरफा तौर पर बगैर कानूनी कार्रवाई के गिराना गैर संवैधानिक है और वो गैर कानूनी है। तो ये किसी का मकान गिरा दिया, किसी को मतलब घोर आपत्तिजनक जो कानून है, जो घोर अपराध में लगता है, भाई सरेआम देशद्रोही, मतलब देश के खिलाफ गाड़ी निकालता है, हिंसा भड़काता है, सांप्रदायिक हिंसा को उकसावा देता है, भाईचारा बिगाड़ता है, उनके विरुद्ध तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जो शांति की बात करते हैं, उन्हीं को वो जो है उन कानूनों में अंदर करके ठूंस देते हैं। ये मानव अधिकारों का जबरदस्त हमला है। और मानव अधिकारों को बचाने के लिए हमें सबको इकट्ठे होकर, जो कानून दे रखे है, जो संविधान में हमारे अधिकार है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें जरूरी है कि इनको सुरक्षित रखा जाए और लोकतंत्र पर कोई हानि होती है, नुकसान होता है, उसका बचाव किया जाए। यही आज लोकतंत्र को खतरा है पूरी तरह से। सांप्रदायिकता से, आपस में वैमनस्य, कटुता पैदा करके ध्रुवीकरण जो किया जा रहा है वोटों के लिए, वो सबसे ज्यादा खतरनाक लोकतंत्र के लिए है। डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो, और डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो मानव अधिकार भी नहीं बचेंगे। आप धर्मनिरपेक्षता का ही सवाल है। धर्मनिरपेक्षता एक वैज्ञानिक सोच है कि राजनीति और धर्म का घालमेल ना हो, क्योंकि ये यूरोप से आई है। मेलपीरिया जी बहुत अच्छी तरह से बता देंगे कि चर्च का मतलब प्रभुत्व होता था राजनीति के अंदर। वो चर्च का प्रभुत्व मिटाने के लिए, भाई राजनीति है लोगों की समस्या का समाधान करने से संबंधित, और राजनीति में जो शासक है उसके लिए सारे नागरिक बराबर हैं। कोई भी आदमी आता है, किसी भी धर्म का आता है, किसी भी जाति का आता है, किसी भी संप्रदाय का आता है, तो शासक के सामने वो एक नागरिक है, ना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है या दूसरे धर्म का है। तो राजनीति एक लोगों की रोजी रोटी से संबंधित कानून बनाने की, उनकी समस्याएं हल करने का एक मंच है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, कोई किसी धर्म को माने, कोई किसी को ना भी माने। बहुत से लोग, हमारे देश में तो इतनी प्रकार की विविधता है कि मतलब जैसे जैन धर्म आपका, बौद्ध धर्म है, वो ईश्वर को नहीं मानते, वो आत्मा को भी नहीं मानते, और मतलब सनातनी आत्मा को मानते, ईश्वर को मानते, आर्य समाज मानते, माने कुछ लोग नहीं मानते। तो लेकिन वो आपस में उनकी कटुता हो कि भाई तू परमात्मा को क्यों नहीं मानता, तू ईश्वर को क्यों नहीं मानता, और वो अपना धर्म थोपना चाहे, उसी से झगड़ा होता है, उसी से सांप्रदायिकता होती है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये डेमोक्रेसी की बुनियाद है। अगर धर्म में आधारित राज्य होगा तो वहां डेमोक्रेसी को खतरा पैदा हो जाएगा। हमारा तो अनुभव है, बांग्लादेश, सॉरी ये पाकिस्तान बड़े वाला देश, तो वहां पर डेमोक्रेसी कितनी, मतलब सेनाएं कब्जा कर लेती है, वहां डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी लगातार कंटिन्यू चली है, तो उसका कारण यही है कि हमारे देश की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता की है। यहाँ धर्म आधारित राज्य नहीं होगा, लेकिन अभी पिछले समय से काफी कोशिश की जा रही है कि ये धर्म आधारित राज्य बन जाए। धर्म आधारित राज्य बनेगा तो फिर प्रजातंत्र नहीं होगा, मानव अधिकार नहीं होंगे, जनवादी अधिकार नहीं होंगे। इसलिए इस डेमोक्रेसी को बचाना, इस संविधान को बचाना और धर्मनिरपेक्षता को बचाना एक बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम जनता को शामिल करके ही इसको बचा सकते हैं। मानव अधिकार को, जनवादी अधिकारों को, प्रजातंत्र को। असल में तो ये प्रजातंत्र और इस देश का संघीय ढांचा है जो,
क्योंकि आज राज्यों को कोई अधिकार नहीं रहे। आप देख रहे हो जीएसटी का टैक्स है 1,60,000 1,62,000 आया सेंटर के पास, राज्यों के पास वो अधिकार नहीं है। राज्य तो भीख का कटोरा मांग मांग के जो करेंगे हमें दे दो, जबकि वास्ता जनता का सीधा राज्यों से है। मतलब राज्यों के अधिकार ही नहीं छोटे। मुख्यमंत्री तक जो है जैसे भिखारी मांग रहे ऐसे प्रधानमंत्री की दया कृपा हो जाए तो मतलब हमें कुछ दे देते, ना उनको लोन लेने देते। तो ये जो हमला है संघीय ढांचे पर हमला है, डेमोक्रेसी पर हमला है, संविधान पर हमला है, आपके सामाजिक न्याय पर हमला है। अब देखिए ना, सामाजिक न्याय खत्म ही हो गया। आपका पब्लिक सेक्टर नहीं बचा, सरकारी नौकरी नहीं बची, तो कहां सामाजिक न्याय? जो बराबरी का समाज बनाने की बात थी तो प्रावधान रखे थे संविधान में, तो उनको भी खतरा हो गया। आर्थिक संप्रभुता को खतरा हो गया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर रही, तमाम उद्योगों को, इवन जमीन को भी टेक ओवर कर रही। किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई यही तो थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी जमीन को ना ले लें या इसका व्यापार करके लोगों को भूखमरी के कगार पर ना पहुंचा दें मुनाफा बना करके। तो ये तमाम लड़ाइयां मतलब जुड़ा हुआ है लोकतंत्र से। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो मानव अधिकार भी नहीं बचेगा। हमारी लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की अब तो धन शक्ति इतनी होगी। अब आप देख रहे हो मतलब अरबों खरबों रुपए मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पार्टी जो सत्ता में है वो लेकर के किस तरह से विधायकों की बोली लगाती है, एमपीज की बोली लगाती है, चुनाव में नाप शनाप का पैसा खर्च करती है। और उससे कहां डेमोक्रेसी बचेगी? लोगों को समानता का अधिकार अभी नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, सामाजिक बराबरी नहीं हुई, आर्थिक बराबरी नहीं हुई। वही तो बाबा साहब ने जब ये संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इंट्रोड्यूस करते हुए यही तो कहा था कि राजनीतिक आजादी तो हमें मिल गई, वोट का अधिकार भी मिल गया, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी तो ये डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र, ये वोट का अधिकार हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। आज वही स्थिति आई हुई है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी की ड्यूटी है कि मानव अधिकारों को, जनवादी अधिकारों को, डेमोक्रेसी को, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को और लोगों की वैज्ञानिक सोच और हमारा जो इतिहास ठीक ढंग से जिन लोगों ने लिखा था वो बचे, शिक्षा बचे। यही लड़ाई है हमारी कि आम आदमी को आजादी का फायदा मिले, जो हमारे शहीदों ने जो इस तरह की प्रस्तावना दी थी। तो ये आज हमारे सामने मुख्य रूप से ये मानव अधिकारों से जुड़ा